सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म। डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म प्रिज्म का ही टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने प्रिज्म के बारे में बताया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो उसके आगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी यूज़ होती है बच्चों, तो उनको जान लेना जरूरी है। ये छोटे टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम में दिखेंगे, है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो हम लगभग क्लास 10th में भी पढ़ते थे, तो उस टाइम पे भी ये छोटे छोटे टर्म्स डिफिनेशन लिखने के लिए हमें बोर्ड्स में पूछ लिए जाते थे। तो उसी तरीक़ा से 12th के बोर्ड्स में ही पूछ लिए जाएंगे, और हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेईई या नीट में भी आ सकता है। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं ये डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। ओके, तो पिछला लेक्चर तो काफ़ी पिछला हो गया होगा, क्योंकि मैं लेक्चर बहुत बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों, तो बीच में फ्लो टूट गया होगा, बट उसको जोड़ सकते हैं आप लोग। प्लीज़ आप उस फ्लो में ही देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म को समझ लेते हैं। क्या होने वाला है, ये चीज़ काफ़ी आसान होने वाला है, और चीज़ें छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो उस टर्म्स को जानना हमें ज़रूरी होगा बच्चों। तो ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, अ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे अभी तक तो जो हम लोग लाइट ले रहे थे भाई, जो हम लोग प्रिज्म में कल का लेक्चर या पिछले लेक्चर भी बोल सकते हैं, तो उस प्रिज्म में जब हम लाइट पास करते थे, तो वो लाइट ऐसे जाता था और फिर ऐसे मतलब रिफ्रैक्शन होती थी प्रिज्म में, हमने देखा था। लेकिन वहाँ पे हम लोग डिस्पर्सन वगैरह नहीं करते थे भाई। हम लोग ये नहीं करते थे कि भाई ये जो सनलाइट ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये ऐसे करके ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसे नहीं करते थे हम। पिछले लेक्चर में ऐसे ले जाते थे और ऐसे करके और ऐसे रिफ्लेक्शन करा देते थे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन। सर तो अभी बता रहे हो कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स में बदल जा रही है, बहुत सारे कलर्स में बदल जा रही है, और पिछले लेक्चर में बताते थे एक ही कलर में ऐसे चली जाती थी। तो कुछ गलत वलत है क्या? गलत कुछ नहीं है। जैसे वो लाइट हम जो हम लोग ले लेते थे, वो मोनोक्रोमेटिक होता है, जैसे हम उसमें एक ही कलर को मान के चलते हैं। वाइट लाइट नहीं मानते हैं, क्योंकि वाइट लाइट अगर हम मानेंगे सनलाइट या फिर ट्यूबलाइट का जो होता है, बल्ब लाइट जो होता है, वाइट लाइट, वो 7 अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वो 7 कलर से मिलके ही बना होता है, ठीक है। तो ये कारण होती है। लेकिन हम ऐसा लाइट लेते हैं जो हम लोग पिछले लेक्चर में ले रहे थे, वो मोनोक्रोमेटिक है भाई, उसमें एक ही कलर है और वो ऐसे जाकर ऐसे ही वो बटेगा नहीं, ठीक है। वो वाइट लाइट नहीं होता है। ये चीज़ें आसान है समझने के लिए, है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म देख रहे हैं, जिसमें कि अगर वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास किया जाए, तो वाइट लाइट खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, अपने ही जो कलर से वो बना होता है, उसी में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। टूट जाता है अपने ही कलर्स में। तो यहाँ से ऐसे करके जब रिफ्रैक्शन हुई यहाँ पे, तो अपने ये 7 कलर्स में बट गए। फिर यहाँ पे गई, तो फिर यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो अब ये तो अपना ही कलर्स है, तो इसका फिर से डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि वाइट लाइट का डिवीजन होता है 7 कलर्स में। तो ये तो अब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है, तो ये तो वैसे ही चले जाएंगे, ये डिवाइड नहीं होंगे। मतलब थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा, देखिए थोड़ा सा ये एंगल बेंड हुआ है ना, थोड़ा सा बेंड हुआ है सब। तो बेंड होने के बाद जो हमें ये 7 कलर्स मिले हैं ना बच्चों, इनको ऐसे बोला जाता है विब ग्योर। इसको मतलब क्लास 10th में भी लोग पढ़ रहे होंगे तो याद होगा, उस टाइम पे भी हम लोग विब ग्योर लिखते थे। विब ग्योर का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये तो बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे इसको हम लोग बोल देंगे वायलेट। लिखा हुआ भी है वहाँ पे, वायलेट, इंडिगो, इंडिगो फ्लाइट नहीं है ये हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, और ये हो गया येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, ये हो गया ऑरेंज, और ये हो गया हमारे पास रेड बच्चों, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? रेड हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा चीज़ें। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये कलर्स इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे एक हम पट्टी रख देते हैं, तो पट्टी पे हमें 7 बैंड मिलते हैं। ऐसा एग्जैक्टली आपको ऐसा कलर नहीं मिलेगा कि भाई यहाँ पे ये एकदम स्पॉट बना है रेड का, स्पॉट बना है ब्लू का, स्पॉट बना है ग्रीन का, ऐसा नहीं मिलेगा। वो एक लेयर्स वाइज में होते हैं, मतलब थोड़ा मिक्स भी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ना कि यहाँ पे ये वायलेट है, तो वायलेट के साथ यहाँ पे इंडिगो भी है, ऐसा मतलब पूरा पट्टी टाइप का मिलता है, स्पॉट नहीं मिलता है। यहाँ पे बस ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, पट्टी टाइप का मिलता है, ठीक है, इस टाइप से। तो आप अगर ध्यान दें, तो यहाँ से उधर की तरफ जाएं, मतलब वायलेट से हम रेड की तरफ जाएं। जैसे ये वायलेट है ना हमारे पास, ये वायलेट है, तो वायलेट से लेके अगर हम लोग रेड की तरफ जाएं बच्चों, तो इधर से इधर जाते वक्त हमारे को पता चलता है कि वेवलेंथ बढ़ जाता है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीजेज, ठीक है। वेवलेंथ बढ़ गया तो फिर फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा ही तो होता है बच्चों, है कि नहीं? ये तो पता ही होगा ना, ये सब चीज़ें हम पहले बता चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज हो जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट हम फिक्स कर देते तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लेमडा का वैल्यू इंक्रीज होने के कारण फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये डिक्रीज हो जाएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें भाई। अब अगर ये चीज़ हम समझ गए तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डेविएशन भी इसका मैक्सिमम हो रहा है, मतलब वायलेट जो है उसका डेविएशन मैक्सिमम हो रहा है, और जो लीस्ट डेविएशन हो रहा है वो रेड का हो रहा है। इसका मतलब एक चीज़ हमें पता चल गया, डेविएशन का मतलब होता क्या है, जो फाइनल इमर्जिंग रे है और जो इनिशियल इंसिडेंट रे था, इनके बीच का एंगल, और ये देखिए ये ऐसे गया था, ये ऐसे गया था, और ये इनिशियल इंसिडेंट था, इनके बीच का एंगल, तो ये सबसे छोटा एंगल है और ये एंगल सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा एंगल जो मिल रहा है ये मैक्सिमम डेविएशन के केस में वायलेट में मिल रहा है, और रेड में सबसे छोटा एंगल मिल रहा है। डेविएशन निकालने तो आता होगा डेविएशन हमने बता रखा है ना भाई। डेविएशन क्या होता है, जो इनिशियल इंसिडेंट रे है उसको अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दें, और जो फाइनल इमर्जिंग रे है उनके बीच का एंगल, है ना, ऐसे करते थे, तो वो सबसे ज़्यादा वायलेट में ही बन रहा है। मतलब वायलेट में डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा और रेड में डेविएशन सबसे कम होगा। तो इधर से इधर अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, डेविएशन जो होगा, डेविएशन जो होगा बच्चों, मतलब अपने पाथ से ज़्यादा डेविएट हो जाना, कम डेविएट हो जाना, उसी को बोला जाता है डेविएशन। तो डेविएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा, है ना। जैसे जैसे आप रेड की तरफ जा रहे हैं वो डेविएशन कम होगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल इजी हो गया। और फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा ही नहीं, मैंने लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी है बट जानना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, वो नहीं होना है आपको। तो ठीक है, बहुत आसान सी बात है। और जो हम लोग सिग्नल्स देखते हैं ना, जो रेड सिग्नल, कहीं पे ट्रैफिक लाइट लगा होता है, कहीं पे ट्रेन वाला जो लाइट लगता है वहाँ पे भी रेड रहता है, तो रेड इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो डेविएट कम हो जाता है, मतलब इधर उधर डेविएशन कम हो जाता है, वो एकदम फोकस होकर एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है ना। तो उसके कारण वो दूर तक भी दिखाई दे जाएगा, रेड कलर दूर तक भी दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो डेविएट कम हो रहा है इन लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये छोटी सी बात थी, डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन इस तरीके से होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोला जाता है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स। अब भाई हमने बताया आपको कि विबग्योर जो हमें मिला था, तो उसमें एक्सट्रीम कलर्स क्या है, वायलेट से शुरू होकर रेड तक जाता है, यही तो होता है। तो वायलेट से लेकर रेड तक जाता है, तो एक्सट्रीम कलर्स रेड और वायलेट हो गए, ठीक है। ये दोनों मैक्सिमम एक्सट्रीम कलर्स हो गए। तो इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होगा उसी को हम लोग थीटा बोल देंगे। यहाँ देख लीजिए, व्हाइट लाइट फिर से यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे व्हाइट लाइट फिर से यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे फिर से डेविएशन हुआ, यहाँ पे वायलेट मिल गया और यहाँ पे रेड मिल गया हमारे पास, और बीच में सारे कलर्स मिल गए होंगे। यहाँ पे वीब GOR है ना, इस टाइप से हम लोग बीच में बाकी कलर्स मिल गए होंगे, उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एंगुलर डिस्पर्जन देखना है, जहाँ पे एक्सट्रीम कलर्स रेड और वायलेट के बारे में ही हमें जानना होगा। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं बच्चों कि वायलेट का डेविएशन तो सबसे ज़्यादा होता है, अभी हमने बताया वायलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये डेविएशन दिख रहा है हमें, ये सबसे ज़्यादा है। और रेड का डेविएशन यहाँ पे देख सकते हैं, रेड का डेविएशन ऐसे कर देंगे तो वो ये आएगा, ये रेड का और ये वायलेट का है। तो हमें क्या करना है, थीटा निकालना है भाई। थीटा क्या होगा, जो भी एंगुलर सेपरेशन है, मतलब एंगुलर सेपरेशन का मतलब हुआ क्या है, यही तो, ये एंगुलर सेपरेशन ही तो है, और इसी को हम लोग डेविएशन पीछे बोल रहे थे। करना कुछ नहीं है, जो डेविएशन मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम डेविएशन वायलेट का है, उसमें से हम लोग डेविएशन रेड का घटा देंगे, तो हमारे पास जो थीटा आएगी वही एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगी। मतलब इस एंगल में से इसको हटा देंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल बचेगा बच्चों, ये एंगल में से ये एंगल हटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल बच जाएगा ना, हाँ ये वाला इधर है, ठीक है। तो ये दूसरा बता रहा है, ये दूसरा एंगल है, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका वैल्यू आएगा कितना भाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू, डेविएशन जो होगा वो वायलेट कलर का कितना हुआ होगा, ये हम लोग पढ़ाए थे आपको पिछले क्लास में। क्या पढ़ाए थे भाई,
देखिए यहाँ पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ए है हमारे पास, ये अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, और हम लोग ये सब जनरली बच्चों थीन प्रिज्म में ही देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बात कि हम ये चीज़ें थीन प्रिज्म में ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एंगल वाला प्रिज्म लीजिए, 10 डिग्री से ज़्यादा वाला प्रिज्म लीजिएगा तो वो थीन प्रिज्म में नहीं आता है। थीन प्रिज्म के लिए हमें 10 डिग्री से कम एंगल वाला लेना होगा। तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो 10 डिग्री से कम ही होगा भाई, ठीक है, 10 डिग्री से कम ही होगा। और ये थिन प्रिज्म के लिए चीज़ें वैलिड है, ठीक है। तो बात ये है, हमने पिछले क्लास में जब थिन प्रिज्म बताया था तो वहाँ पे मैंने डेविएशन का वैल्यू भी बताया था कि थिन प्रिज्म में अगर आपको डेविएशन निकालना हो तो आप लोग बिल्कुल शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं, μ-1 × a, ख़त्म, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ठीक होता था तो क्या होता था, हमें फिर पूरा एंगल लेकर घटाना होता था। हम पहले देखते थे कि भाई ये एंगल कितना आ रहा है टोटल, उसके बाद उसमें से ये घटाते थे, ठीक है, ये सब हम लोग करते थे बच्चों। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये फार्मूला निकाल लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि म्यू तो यहाँ पे प्रिज्म का है, हम पिछले क्लास में यहाँ पे जो म्यू ले रहे थे, इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, ये तो प्रिज्म का ही है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसका है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर हम डिफरेंट कलर्स को यूज कर रहे हैं प्रिज्म में और उसका डेविएशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे म्यू उस कलर का लेना पड़ेगा। सर ये क्या बात हुई, म्यू तो भाई, म्यू तो क्या होता है, म्यू तो प्रिज्म का ही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो हमें पता ही है। लेकिन म्यू अगर हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं तो म्यू का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। म्यू डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, ये चीज़ बताया था मैंने, म्यू = c/v होता है। तो डिपेंड करता है ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम अगर देखा जाए तो ये कुछ मीडियम ही तो है, जो भी ग्लास का बना हुआ है चीज़ें, ये एक मीडियम ही तो है। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, भाई यही तो होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो लेमडा अगर कम हो जाए तो इसका म्यू बढ़ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर लेमडा का वैल्यू बढ़ जाए तो म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा। आ रहा समझ में, मतलब लेमडा पे डिपेंड कर रही है चीज़ें, और लेमडा जो होती है ये वेवलेंथ होती है, और हर एक कलर ऑफ लाइट के लिए वेवलेंथ अलग अलग होती है, उसके कारण म्यू भी अलग अलग हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था समझना, बिल्कुल ज़रूरी था बच्चों, इसको स्किप मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ म्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ठीक है, लेमडा ऑफ कलर, है ना, जो कलर हम लोग ले रहे हैं ना उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इसी कारण से यहाँ पे अब हम लोग लिखने वाले हैं जो यहाँ पे थीटा होगा, और थीन प्रिज्म है तो डेविएशन वायलेट का कितना होगा, म्यू ऑफ वायलेट लिखेंगे -1 × एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे लिखेंगे म्यू ऑफ रेड -1 × एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे अगर म्यू दोनों जगह रख दिए तो भाई ये तो कट जाएगा बच्चों फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर, इसीलिए मैंने समझाया अच्छे से आपको। तो यहाँ पे म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड आ जाएगा, इंटू ए आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है हमें, क्योंकि ये कट जाएगा ना, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा बच्चों, यही बचेगा हमारे पास। तो आपके पास जो थीटा आया है, जो एंगुलर डिस्पर्जन ही है, वो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, म्यू के टर्म में हमने ला दिया। ये जानना जरूरी था बच्चों इसको, ठीक है। ये जो है थीटा जो है हमारे पास, इसी को हम लोग बोल देते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, और ये भी कहीं कहीं भी यूज किया जा सकता है। क्लियर होगा आई थिंक, चलिए आगे चल लेते हैं। हमारे पास डिस्पर्सिव पावर भी आ गया, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा भी बोल सकते हैं आप लोग। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, देखिए डिस्पर्सिव पावर कुछ नहीं होता है बच्चों। डिस्पर्सिव पावर को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी डिस्पर्जन एंगल था हमारे पास, ये जो पीछे हमने क्या लिखा था, एंगुलर डिस्पर्जन था, मतलब कि थीटा अपॉन डेविएशन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे को ओमेगा लिखना है, अगर हमारे को डिस्पर्सिव पावर लिखना है तो थीटा अपॉन डेविएशन होता है, मतलब कि डिस्पर्सिव एंगल क्या बोल रहा है, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, वहाँ पे क्यों जाना है।
तो डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन होता है, और यहाँ पे जो डेविएशन ले रहे हैं ये मीन डेविएशन होता है। अब ये मीन डेविएशन क्या होता है सर? मीन डेविएशन इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। मीन डेविएशन को समझना जरूरी है बच्चों। यहाँ पे मीन डेविएशन मतलब क्या हो गया कि जो एक्सट्रीम डेविएशंस थे हमारे पास, जैसे मान लेते हैं ना, ये हमने क्या लिया था, वायलेट का डेविएशन प्लस का डेविएशन ऑफ रेड, इन दोनों का डेविएशन अपॉन 2 कर देंगे तो ये मीन आ जाएगा, एवरेज डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसी को मीन बोलते हैं। और जो ये मीन डेविएशन आता है ना, इसी को बोला जाता है एक और टर्म में डेविएशन ऑफ येलो कलर। ये डेविएशन ऑफ येलो कलर हो गया, आ रहा समझ में? यही डेविएशन ऑफ येलो कलर को मीन डेविएशन भी बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पे म्यू भी बोला जाए, म्यू का भी अगर हमको एवरेज बोला जाए, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू, तो इसको भी आप कर सकते हैं, म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि ये फिर से एवरेज जो ले रहे हैं ये म्यू ऑफ येलो ही होगा, ये बार बार ऐसा ही क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो विबग्योर हमने इस पट्टी देखा, उस पर हमने देखा कि वायलेट कलर जो होता है उसका वेवलेंथ लगभग 400 नैनोमीटर से रेड का 700 नैनोमीटर तक होता है ना। ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा था। जो हमारे पास वेवलेंथ होता है वायलेट का, ये लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास होता है, और वेवलेंथ होता है जो रेड का हमारे पास, वो लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो इन दोनों का अगर हम एवरेज ले लें, मतलब कि लेमडा एवरेज बोल सकते हैं ना, तो इसको अगर एवरेज ले लेना तो दोनों को जोड़ के करेंगे तो लगभग 550 नैनोमीटर आ जाता है। 550 नैनोमीटर जो होता है ये और कुछ नहीं, ये इस रेंज में आ जाता है, लेमडा ऑफ येलो के रेंज में आ जाता है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये भी तो पूछना चाहिए आपको। ये जो येलो जो है, येलो कलर जो होती है, इसके रेंज में आ जाता है। अब सोचेंगे कि जब हमारे पास विबग्योर मिला था सर, तो यहाँ से 3 को हटा देंगे, यहाँ पे 3 को हटाएंगे, तो बीच में जो हमें एवरेज मिलना चाहिए वो ग्रीन का मिलना चाहिए। बात तो सही है ना, बीच में तो ग्रीन ही आ रहा है ना, 3 इधर से 3 इधर से हटा दें, तो ये येलो ही क्यों ले रहे हैं, येलो को एवरेज क्यों मान रहे हैं? ये आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए था। लेकिन देखा जाए तो ये जो इसका वेवलेंथ होता है ग्रीन का, ये इस बीच में लाई करता है, ये लगभग इससे छोटा ही हो जाता है बच्चों, लगभग 510 से 540 नैनोमीटर के आसपास आता है। और जो येलो होता है इसका वेवलेंथ लगभग 550 नैनोमीटर से 590 नैनोमीटर तक के आसपास आ जाता है। तो इसी कारण से जब एवरेज लिए हम लोग, तो उसका हम लोग वेवलेंथ देखें तो वो रेंज येलो से ही मैच किया। तो जो वेवलेंथ हम लोग लेते हैं वो एवरेज येलो का ही लेते हैं, ग्रीन का नहीं लेते हैं, ठीक है। इस कारण से नहीं लेते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ मैच ही कर रहा है येलो से उसमें अब क्या कर सकते हैं, है ना। सबका वेवलेंथ यहाँ पे अलग अलग रेंज में होता है बच्चों। तो अब वेवलेंथ हमारे पास आ गया ना, तो अब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग म्यू एवरेज ले रहे हैं, तो म्यू का वैल्यू अभी मैंने बताया कि C/V कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोग C अपॉन यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा कर सकते हैं। इसका भी देखें तो इस यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। फिर यहाँ पे लेमडा जो आएगी नीचे, क्योंकि ये तो वैक्यूम का है ना, ऊपर तो C वैक्यूम का है और यहाँ पे लेमडा नीचे आ गया है, तो म्यू जो हो जाता है फाइनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा आ जाता है बच्चों, ठीक है। और ये एक रिलेशन भी साइंटिस्ट ने दिया था कि जो म्यू आती है हमारे पास वो लगभग 1/लेमडा के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। बेसिकली आपको इतना समझना है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा का, ठीक है, और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो जिस तरीके से इसका भी अगर हम लोग एवरेज लें, तो उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग लेमडा में एवरेज लिए हैं उसी तरीका का इसमें भी एवरेज लेंगे, और ये मैच करता है येलो से ही। मैं एक एग्जांपल लेकर बताया था आपको इधर, ठीक है, इससे गड़बड़ नहीं करना है भाई। ये एक एग्जांपल लेके मैंने बता दिया इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीका से म्यू में होता है, उसी तरीका से डेविएशन में होता है, सारी चीज़ें रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सोचना है, जब कहीं पे मीन डेविएशन बोला जाए तो समझ जाइएगा कि येलो कलर का ही डेविएशन बोल रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतना मुझे बताने की भी नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं चीज़ों को बहुत आसानी से बच्चों, क्योंकि थीटा हमारे पास पिछले इधर ही आया था, थीटा ये आया था ना, थीटा का वैल्यू हमने ये ला दिया था। तो म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए,
म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, थीटा का वैल्यू आ गया। और नीचे हमारे पास डेविएशन का वैल्यू आपको पता होगा, डेविएशन हमने निकाला था ना बच्चों, वो कितना था म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ पे मीन लिख रहे हैं, ठीक है, ये मीन है, तो मीन के लिए हम लोग यहाँ पे येलो को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, येलो को डाल को लिख दीजिए। यहाँ से ए उड़ जाएगा, तो इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ओमेगा का वैल्यू जो हमारे पास म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू माइनस 1 आ गया, और जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी इजी है इन चीज़ों को समझना, कोई ऐसा टफ चीज़ है नहीं, बस डेफिनेशन वाइज जाना है हमें। और नीचे एक टर्म भी लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ये जो ओमेगा है ये सिर्फ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये ओमेगा जो है नॉट डिपेंड ऑन, ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, है ना। ओमेगा और म्यू भी डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों चीज़ें जो है ना, म्यू और ओमेगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता है भाई, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो ये सब चीज़ों को समझ लीजिए आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो आगे चल लेते हैं, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या बोला जाता है कि हम दो तरह का प्रिज्म को कॉम्बाइन कर देते हैं। एक प्रिज्म से तो हमने देख लिया कि लाइट का कैसे डिस्पर्जन हो रहा है और कैसे उसमें लाइट रिफ्रैक्शन कर रही है, टीआईआर का भी कंडीशन हमने पिछले लेक्चर में देख ही लिया था। लेकिन अब हम देखने वाले हैं जब दो प्रिज्म को साथ में कॉम्बाइन कर दिया जाए और दोनों का अलग अलग मटेरियल हो, जैसे ये क्राउन का बना होता है, यहाँ पे क्राउन लिखा हुआ है एन, और ये फिंट का होता है, ये क्राउन है ये फिंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं। तो दोनों अलग अलग टाइप के हमको डेविएशन शो करेंगे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो पहला जो केस हमारे पास बन जाता है बच्चों, जिसमें बोला जाता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है ये कॉम्बिनेशन को हम लोग क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन होता है तो उसको हम लोग एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में हमें देख लेना पड़ेगा, साथ साथ में लेकर चलेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा बच्चों। हमने क्या किया है कि जो क्राउन ग्लास है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म को ए ले लिया है, जो फिंट ग्लास है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म को ए डैश ले लिया है। साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब लाइट ऐसे करके यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेगी तो सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट कलर का होता है, उससे कम डेविएशन रेड कलर का होता है ना। मतलब ज़्यादा डेविएट अपने एंगल से कितना होता है, वायलेट ज़्यादा होता है या रेड कम होती है, ये तो हमने देखा ही है। यहाँ पे वैसे ही हुआ। फिर यहाँ पे सेपरेशन आ गई क्योंकि दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आ गया होगा, मटेरियल दूसरे प्रिज्म का आ गया। अब यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, है कि नहीं बच्चों। यहाँ पे भी वायलेट देखिए ज़्यादा यहाँ पे डेविएट हुआ है अपने पास से, और रेड थोड़ा सा कम डेविएट हुआ है। अब ये इस सरफेस पे आ गए, इस सरफेस पे भी थोड़ा सा डेविएशन, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना भाई, तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही बच्चों, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होती है चीज़ें। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आप देख सकते हैं यहाँ तक तो वही चलता गया है। लेकिन जब बाहर लाइट निकल रही है यहाँ पे तो वो एक ही लाइट, मतलब एक ही बीम ऑफ लाइट हमें दिख रही है ना। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं अभी, दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहली बात, अगर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हो रहा है तो इसको एक और तरीके से नहीं बोल सकते हैं, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन नहीं हो रहा है तो बोल सकते हैं डेविएशन लेस डिस्पर्सन। डेविएशन नहीं हो रहा है मतलब क्या हुआ, डेविएशन नहीं हो रहा है तो डेविएशन लेस डिस्पर्सन हो गया, एक और तरीके से नाम बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें हो क्या कर रहा है कि येलो, जिसको मीन रे हम लोग अभी बताएं कि मीन रे को येलो ही बोल देंगे हम लोग, इमर्जेंट थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। बोला जा रहा है इस केस में, पहला केस में, कि जब यहाँ पे सारा रिफ्रैक्शन हो गया, सारा यहाँ पे जो भी चीज़ होना था, तो फाइनली जब यहाँ से रे निकल रही है तो ठीक है, यहाँ पे वायलेट कलर का, यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ पे तो बीच में यहीं पे कहीं पे येलो कलर का भी निकल रहा होगा ना लाइट रे बच्चों। तो जो येलो कलर का लाइट रे निकल रहा है और जो यहाँ पे इनिशियल इंसिडेंट रे था, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है भाई। मतलब जो इंसिडेंट रे आया था और जो येलो रे बाहर निकला है, इन दोनों के बीच में कोई भी डेविएशन नहीं है। अगर ये रे ऐसे गया और ये यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये दोनों अगर पैरेलल हो जाए तो एंगल दोनों के बीच में 0 हो गया और डेविएशन होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी एंगल बनता था उसी को तो डेविएशन बोलते थे। एंगल ही 0 बन रहा है तो डेविएशन कहाँ से होगा, डेविएशन ही नहीं होगा। तो यही बोला जा रहा है कि जो मीन रे है इस केस में डेविएशन लेस डिस्पर्जन में, वो इनिशियल इंसिडेंट रे के पैरेलली निकल रही है, ठीक है।
पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। लेकिन बाकी के इमर्जिंग रेज जो है, जो बाकी के कलर्स निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि वायलेट भी निकल रहा है, रेड भी निकल रहा है, इंडिगो भी निकल रहा होगा, और भी कलर्स निकल रहे होंगे, है ना। ये तो कंडीशन मैंने येलो के लिए बताया कि वो पैरेलल निकल गया भाई, डेविएशन नहीं हो रहा है, जीरो हो गया डेविएशन। लेकिन बाकी के कलर्स जो हैं इमर्जिंग रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अगर बाकी के कलर्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो वहाँ पे तो डेविएशन होगा वहाँ पे तो डेविएशन होगा बच्चों, बाकी के कलर्स पैरेलल नहीं होंगे ना। ये सिर्फ मीन कलर के लिए बता रहा है ना। फॉर मीन कलर, जिसको हम लोग येलो भी बोल सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि डेविएशन नहीं हो रहा है, नो डेविएशन। इसमें डेविएशन नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी के कलर डेविएट हो रहे होंगे। तो बाकी के कलर अगर डेविएट हो रहे हैं तो वहाँ पे डिस्पर्जन हो जाएगा ना भाई, एंगुलर डिस्पर्जन कुछ ना कुछ आएगा, है ना। एंगुलर डिस्पर्जन किसको बोलते हैं बच्चों, उसी को तो बोलते हैं। देखिए एंगुलर डिस्पर्जन मैंने बताया था ना आपको, यही तो है एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा, जो कि बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन को माइनस करके ही लाते हैं। तो जब डेविएशन होगा तो ये भी होगा। तो बाकी के कलर्स के लिए डेविएशन हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है डिविएशन लेस डिस्पर्जन, मतलब डेविएशन नहीं होगा मीन कलर के लिए, लेकिन बाकी के लिए डेविएशन होगा, जिसके कारण डिस्पर्जन आएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ कि डेविएशन लेस डिस्पर्जन है, मतलब डेविएशन नहीं हो रहा है किसका, मीन कलर का। मीन कलर को हमें ध्यान देना है बच्चों, बात समझिएगा आप, ठीक है ना। साफ साफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि येलो मीन कलर, ठीक है, उसी के लिए हम देख रहे हैं चीज़ों को। ऐसा ही चीज़ें इसमें बताया गया है, और यही कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में भी है। इससे ऊपर आपको और नहीं जाना कि अब इधर से भी ऐसा करके प्रिज्म लगा दिए तब क्या होगा, ऐसे और प्रिज्म, इतना नहीं करना है बच्चों। सिंपल सी चीज़ यही आपके सिलेबस में, और इसी को ध्यान से हमें देख लेना है। हम मीन कलर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, और बाकी में डेविएशन हो रहा है। तो जब डेविएशन नहीं हो रहा है, किधर गया, जब डेविएशन नहीं हो रहा है तो हम लोग नेट डेविएशन को जीरो नहीं बोल सकते हैं। हम फिर से बता रहे हैं, हम मीन कलर के लिए ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान देना है। मीन कलर के लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ऐसा नहीं सोचना बाकी कलर में डेविएशन हो रही है भाई, जिसके कारण डिस्पर्जन भी आ रहा है लेकिन मीन कलर के लिए डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा लिखा हूँ। तो इसको मैं आगे ले चलता हूँ बच्चों। तो हमने क्या देखा अभी कि हमने देखा कि एक प्रिज्म को हमने ऐसे करके रखा हुआ है, और ये डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हम जो प्रिज्म ले रहे हैं, ये प्रिज्म जो है स्मॉल एंगल प्रिज्म ही है, ठीक है ना, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है सारे। तो यहाँ पे इसका एंगल ए ले लिया, इसका एंगल हमने ए डैश ले लिया, तो वही सारी चीज़ें फिर से होगी भाई, कि वाइट लाइट इधर से आया, है ना, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे हम लोग रेड ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये डेविएट हुआ, फिर ये भी थोड़ा सा डेविएट हुआ, और फिर ये आपस में डेविएट होते होते यहाँ पे बाहर निकल गया, फिर ये भी यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल गया बच्चों, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी आपको यहाँ पे समझने के लिए। ये हम वो केस ले रहे हैं जहाँ पे डेविएशन लेस है, डेविएशन लेस डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम डेविएशन लेस रहे, डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब कि डेविएशन नेट जीरो होगा, ठीक है। नेट डेविएशन में क्यों ले रहा हूँ जीरो, क्योंकि डेविएशन लेस है, ठीक है। और नेट डेविएशन में हम मेनली तौर पे बस इसका डेविएशन और इसका डेविएशन ही कंसिडर करेंगे। हम ऐसा इनिशियल केस में ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ होगा, फिर यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ, फिर यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ, 3 बार डेविएशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बस प्रिज्म के थ्रू डेविएशन देख लेंगे। मतलब ये पहला प्रिज्म के लिए डेल 1 मतलब डेल पहला डेविएशन प्लस दूसरे प्रिज्म के लिए डेल डैश, इनको जोड़ेंगे तो जीरो ले लेंगे, बस खत्म। हम ओवरऑल देख रहे हैं कि इस प्रिज्म से कितना डेविएशन हुआ होगा, इस प्रिज्म से कितना डेविएशन हुआ होगा, तो इसके वजह से डेल हुआ होगा और इसके वजह से डेल डैश हुआ होगा, दोनों का डेविएशन सम करेंगे तो जीरो होगा। बाकी इनिशियल केस में उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब डेविएशन का वैल्यू जो हो गया बच्चों, नेगेटिव ऑफ डेविएशन डैश हो गया।
हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर दिए, तो डेविएशन का वैल्यू पहले प्रिज्म में अगर देखा जाए इस केस में, तो इसमें डेविएशन का वैल्यू कितना होगा? शॉर्ट एंगल प्रिज्म, ये छोटे एंगल के प्रिज्म ही है ना, तो उसमें क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ए इक्वल टू निगेटिव ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ए डैश। उसके लिए हम लोग म्यू डैश भी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये दूसरा प्रिज्म है। अब यहाँ पे अगर हम लोग अगर एंगल का रेशियो ले लें, मतलब ए डैश अपॉन ए कर दूँ मैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? निगेटिव ऑफ म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश माइनस 1। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको बच्चों, इन दोनों को रेशियो अगर हम लोग लेते हैं तो ये रेशियो का वैल्यू ये आ जाएगा। और जो कि सेम रेशियो आपको यहाँ पे भी दे रखा है, और यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिख दिया है, ए डैश अपॉन ए निकाल रहा हूँ। ए डैश अपॉन ए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने जो निकाला ए डैश अपॉन ए, ये कितना आ रहा है? म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1। और येलो ही ले रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया अभी कि हम येलो के ही लिए देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पे येलो भी आप लिख सकते हैं कि ये येलो के लिए है। हम डेविएशन लेस इसलिए ले रहे हैं, डेविएशन लेस यहाँ पे जीरो इसलिए आया है, मतलब नेट डेविएशन का वैल्यू जीरो इसलिए आया है क्योंकि हम येलो कलर का लिए ले रहे थे, क्योंकि वो पैरेलली निकल गया था। यहाँ पे जो येलो कलर निकला था ना, वो इनिशियल रे के बिल्कुल पैरेलल निकल गया था, उसके लिए लिख रहे थे। तो येलो कलर के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। म्यू जो लिख रहा हूँ येलो कलर के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गया, डेविएशन लेस हो गया। अब डिस्पर्जन है, तो डिस्पर्जन के लिए हमें क्या करना होगा? डिस्पर्जन थीटा नेट ले लेंगे हम लोग। तो थीटा नेट का वैल्यू थीटा प्लस थीटा डैश कर देता हूँ, कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब थीटा नेट का वैल्यू हम लोग अगर ले रहे हैं थीटा प्लस थीटा डैश, तो थीटा का वैल्यू होता क्या है बच्चों? आपने अभी पढ़ा, ओमेगा का वैल्यू क्या आ रहा था? थीटा अपॉन डेल। यहाँ पे ओमेगा इंटू डेल हो जाएगा प्लस ओमेगा इंटू डेल डैश हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? और यहाँ पे नेट हम लोग निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग नेट देखें तो निकाल ही सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग डेल प्लस डेल डैश लिख सकते हैं, है ना बच्चों? देख सकते हैं यहाँ पे भी वैसा ही लिखा होगा, यहाँ पे भी थीटा नेट का वैल्यू ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। किधर गया किधर गया? हाँ यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे अगर थीटा नेट दिख रहे हैं हम लोग ऐसे करके, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है ना, ये दोनों का वैल्यू हमें सेम दिख रहा है, तो इनको हम लोग सेम भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से ला देता हूँ, ओमेगा इंटू डेल प्लस का ओमेगा डैश इंटू डेल डैश आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। और हमको यहाँ पे दिख रहा है कि डेल जो है वो डेल डैश के बराबर, नेगेटिव ऑफ डेल डैश के बराबर है, तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन हम लोग ला ही सकते हैं। हाँ ला तो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं ओमेगा इंटू डेल माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार डेल डैश के जगह पे नेगेटिव ऑफ डेल लिख दिया, नेगेटिव इधर ले जाके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो डेल कॉमन हो जाएगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश आ जाएगा, और यही तो आपको थीटा नेट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। और भी अलग तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इन चीज़ों को करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से तो दिया ही है, आप इस तरीके से भी दिया है कि हम लोग भाई कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों? ओमेगा ही कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, डेल इंटू ओमेगा ले लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से थीटा नेट का जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा, उसको हम लोग इसको गुना कर दिए तो ये थीटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा आ जाएगा। और जो इस तरीके से भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये चीज़ें हम लोग येलो कलर, मीन कलर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। मीन कलर के लिए यहाँ पे था ना, किधर गया? हाँ, फॉर मीन कलर, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से भाई करते हैं चीज़ों को, है ना बच्चों, इस तरीके से करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे यही हो जाएगा। यहाँ पे थीटा नेट का वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए दूसरा केस हमारे पास क्या बोला जा रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस में बस उल्टा ही है, यहाँ पे डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन हो रहा है।
डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्जन के बिना, डिस्पर्जन के बिना मतलब डिस्पर्जन लेस डेविएशन हो गया। अरे भाई उसी को कैसे, डिस्पर्जन मतलब नहीं हो रहा है, बात खत्म। डिस्पर्जन नहीं हो रहा है तो नेट डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन जो होगा, नेट डिस्पर्जन होगा वो जीरो हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो जीरो ही तो लेंगे। वहाँ पे डेविएशन नहीं हो रहा था तो वहाँ पे डेविएशन को जीरो ले लिया, यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं हो रहा था डिस्पर्जन का वैल्यू जीरो ले लिया। तो इसका मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों वो जीरो हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं कि θ1 का वैल्यू नेगेटिव और θ2 आ जाएगा। ओ भाई एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिल गया हमें कि θ1 का जो वैल्यू है बच्चों वो नेगेटिव और θ2 है। अब यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए आया था इक्वल टू, अच्छा हम लोग थीटा नेट का वैल्यू अगर ऐसे ले रहे हैं तो हमने जो एंगल ले रखा है ना थीटा और थीटा डैश ले रखा है, इसीलिए मैं उसी के टर्म में लिखूंगा, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करूंगा आपको, ठीक है। हम थीटा और थीटा डैश लेकर शुरू से चल रहे हैं ना तो इसीलिए हम थीटा डैश ही लेंगे। तो यहाँ पे ए नहीं लेंगे तो यहाँ पे म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए डैश ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे म्यू वायलेट और म्यू रेड में भी डैश डैश ही लेना होगा। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को बोल सकते हैं कि ए डैश अपॉन ए का जो वैल्यू आएगा जो भी एंगल्स ऑफ प्रिज्म है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड, दोनों में डैश डैश लगा देंगे। यही आपके पास यहाँ पे भी दे रखा है, ये देख सकते हैं आप। अब निगेटिव दे रखा है तो निगेटिव तो आएगा ही, निगेटिव का साइन छोड़ नहीं सकते, है ना। नेगेटिव का साइन यहाँ पे भी आ रहा होगा बिल्कुल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्पर्सन लेस है तो डिस्पर्सन लेस तो हमने कर दिया भाई, डिस्पर्सन लेस कर दिया, लेकिन अब हमको नेट डेविएशन भी तो निकालना है। तो यहाँ पे नेट डेविएशन भी निकाल सकते हैं। डेल नेट का वैल्यू del1 प्लस del2 कर देंगे। उसी तरीके से फिर से करना है, कुछ करना ही नहीं है भाई। तो डेल का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए डेल का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किधर गए, यहाँ पे ये जो चीज़ हमने लिखा था ना, डेल का वैल्यू लिख सकते हैं थीटा अपॉन ओमेगा, ठीक है, थीटा अपॉन ओमेगा। और यहाँ पे भी थीटा अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं। अगर हम थीटा डैश यहाँ पे लेना चाहें, क्योंकि ये 2 है ना, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हम लोग 1 2 बार बार क्यों लिख रहे हैं भाई, हमें तो डेल और डेल डैश लेना है इस तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों थीटा अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा डैश अपॉन ओमेगा डैश। तो अगर थीटा डैश लिखें तो थीटा डैश का वैल्यू नेगेटिव ऑफ थीटा लिख सकते हैं ना, तो उसी तरीके से डायरेक्ट लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ थीटा अपॉन ओमेगा डैश, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग थीटा कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा डैश लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी दिया होगा। अच्छा नहीं दिया भाई, गलत कर दिया, गलत कुछ नहीं किया बच्चों। हम क्या लिखे हैं अभी पीछे कि नेट डेविएशन जो हमारे पास आया है वो थीटा इंटू 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा डैश, यही तो लिखा हूँ पीछे, ठीक है। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे डेल बनाना है। तो डेल क्या होता है बच्चों, जो डेल होता है हमारे पास वो क्या होता है, थीटा अपॉन ओमेगा होता है। तो ओमेगा कॉमन ले लीजिए, थीटा अपॉन ओमेगा ले लेंगे तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश आ जाएगा। और ये क्या होता है, थीटा अपॉन ओमेगा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। तो दूसरे केस में आपको यहाँ पे मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ कि डिस्पर्सन लेस डेविएशन में इमर्जिंग रे ऑफ डिफरेंट कलर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल विल बी पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इससे निकलने वाली जो रेज हैं वो एक दूसरे के तो पैरेलल है ही। इसमें सारे कलर्स जो, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ये निकल रही थी ना इमर्जिंग रे, इस तरीके से थी, यहाँ से ये सारा रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ से इमर्जिंग रेज नहीं निकल रही है, यहाँ पे इमर्जिंग रेज तो निकल रही है भाई, अलग अलग सबका डेविएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेज निकल रही होगी वो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। वो सारे रेज विबग्योर वाले जो रेज है ना, वो सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, रे ऑफ डिफरेंट कलर आर पैरेलल देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज जीरो। बिल्कुल सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं तो उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। इट मीन्स एंगुलर डिस्पर्जन इज जीरो।
अब रेज एक दूसरे के पैरेलल है तो उनसे जो इनिशियल इंसिडेंट रे था उससे के बीच के एंगल जो होगा सबके लिए बराबर हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच का एंगल बराबर है। जब एंगल ही बराबर हो गया सबके बीच का तो फिर डेविएशन किस काम का है भाई? मतलब डेविएशन मतलब उनके बीच का जब एंगल ही सेम आ रहा है तो अगर हम लोग एंगुलर डिस्पर्जन निकालने जाएं, देखिए अगर हम यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन निकालने जाएं तो सबके बीच का डेविएशन ही सेम है, तो डेविएशन सेम होने के कारण इन दोनों को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा ना भाई। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिस्पर्जन लेस डेविएशन हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं डिस्पर्जन लेस डेविएशन हो रहा है, क्योंकि घटा रहे हैं तो जीरो हो जा रहा है, तो डिस्पर्जन हो ही नहीं रहा है, डेविएशन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि घटाने के बाद जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर पैरेलल बट दीज आर नॉट कोइंसिडेंट। ये रेज एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन ये कोइंसिडेंट नहीं है। ठीक है, एक जगह पे जाके ऐसे मिल नहीं रहे हैं, ये निकल रहे हैं पैरेलली, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ऐसे करके रेज निकल जा रही है, लेकिन कहीं पे जाके सारे रेज एक ही पॉइंट पे ऐसे मैच नहीं करेंगे, कोइंसिडेंट नहीं करेंगे। कोइंसिडेंट कैसे बोलते हैं उसको? जब रेज मैथ में आपको पढ़ाया जाता होगा कि कोइंसिडेंट मतलब एक ही पॉइंट पे जाके ऐसे करके मिल जाए, है ना, ऐसे करके मिल जाए, तो वैसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे केस, यहाँ पे तो बिल्कुल पैरेलली निकल रहा है, कोइंसिडेंट तो नहीं हो रहा है। और ये केस जनरली हम देखते भी हैं, ये एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है और यही केस बहुत जगह पे दिखा जाता है, ये तो कम देखा जाता है। ठीक है, ये क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ते थे कि जो दो अगर हम ऐसा करके प्रिज्म रख दें तो जो वाइट रे को हम लोग इधर से भेजते हैं वो अपने कलर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे जुड़ता है, फिर बाहर वाइट कलर ही निकल जाता है, तो ये एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, ये हम क्लास 10th में देखते थे पहले। ठीक है, लेकिन ये केस भी हो सकता है क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का। ठीक है, यहाँ पे डेविएशन नहीं हो रहा हो, है ना, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन हो रहा हो, मतलब डेविएशन लेस हो। ठीक है, ठीक है, ये बस आपको ऐसे ही समझना था, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो बहुत छोटी सी बात है बच्चों। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लाइट स्कैटर करती है, लाइट मतलब किसी भी ऐसा एयर पार्टिकल्स ले लें, जो भी पार्टिकल्स है उस पर लाइट गिरती है तो लाइट ऐसे पसर जाते, बिखर जाती है ना। कहीं पे अगर ऊपर से हम लोग कोई अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐसे गिराएं तो वो बिखर जाती है, मोती जो होती है ना, माला की मोती, वो सब अगर ऐसे नीचे हम लोग गिराएं तो वो बिखर जाती है पूरा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम आफ्टर अब्जॉर्बिंग इनकमिंग लाइट रेडिएशंस emit them in all directions, this phenomena is called scattering। स्कैटरिंग मतलब फैल देना, बिल्कुल बिखर देना, है ना। अगर वाइट लाइट अगर सन से आ रही है, सनलाइट जो वाइट लाइट आ रही है हमारे पास, ठीक है, उसमें तो सारे कलर्स अवेलेबल है ना भाई जो वाइट रे लाइट जो हमारे पास आ रही है उसमें तो सारे कलर्स अवेलेबल है, वेवगिवर के सारे कलर्स आ जाते हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ का कलर होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ का रे होगा जो बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा, जैसे कि रेड हो गया, है ना। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ के जो रे होंगे वो दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम वेवलेंथ वाले रे होंगे, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ये सब जो ब्लू, इस कलर के जो रेज होंगे वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तो जो एयर्स में पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे उनसे टकरा जाएंगे, तो वो पार्टिकल्स उन आने वाले रेज का एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, सोखेगा और फिर उसको सारे डायरेक्शन में स्कैटर कर देगा, है ना। वही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसी कारण से हमें देखा जाए तो स्काई का कलर्स भी ब्लू दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग। सिंपल सी बात है ना सर। तो ऐसे तो अगर सबसे कम वेवलेंथ तो वायलेट कलर का होता है, तो वायलेट कलर बिखरना चाहिए आसमान में, है ना, सबसे कम तो उसी का होता है, तो वो क्यों नहीं बिखरता, ब्लू ही क्यों बिखर जा रहा है। ये भी तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए बच्चों कि ब्लू ही कलर क्यों ऐसे बिखर जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो हमारे जो आँख भी होते हैं ना, हमारे जो ये जो आई है हमारे पास, वो उन्हीं, अब सारे रेज को तो अपने आँख में नहीं ला सकते हैं, वही सारे रेज तो हमें नहीं देख सकते हैं, तो हमें कुछ रेज जो दिखते हैं हमारे पास वो होते हैं यहाँ पे, जो ब्लू कलर दिखता है हमें, है ना। ब्लू कलर का जो वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं वो स्कैटर होते हैं, तो वो हमें दिख पाते हैं भाई, और बाकी के जो छोटे छोटे वेवलेंथ वाले कलर्स हैं वो नहीं दिख पाते हैं। अब इतना भी छोटा वेवलेंथ का नहीं हो जाना चाहिए कि जो हमें ही ना दिखे तो उसके लिए ब्लू कलर का सही वेवलेंथ होता है, वही हमें दिख पाता है, ठीक है। वायलेट, इंडिगो देख ही नहीं पाता है हमें, इसी कारण से ब्लू दिखता है सिर्फ।
तो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इट लुक्स रेडिश, बिल्कुल सन का कलर भी रेडिश नज़र आता है अगर सनलाइट के टाइम देखें या फिर सनसेट हो रहा हो कहीं पे, उसके आसपास का जो एटमोसफेयर है एकदम ऑरेंज या रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी लाइट जो आ रही है बहुत दूर हो जाती है। अगर हम देखें तो हमारे डे लाइट में आफ्टरनून में क्या होता है, सनलाइट बिल्कुल ऊपर होती है, हमारे सन बिल्कुल ऊपर है, वहाँ से लाइट बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलरली आती है, तो वहाँ पे डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो डायरेक्टली रेज आ जाती है। लेकिन अगर सनसेट हो रहा हो, सनराइज हो रहा हो, तो वहाँ पे उस रेज को आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, तो मैक्सिमम लेयर्स आ जाते हैं, तो उसके कारण लाइट कुछ स्कैटर होता है और जो हमारे पास पहुँच पाते हैं वो रेड और ऑरेंजिस कलर ही पहुँच पाते हैं, ठीक है। उसके कारण सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें वही कलर दिखता है, रेडिश कलर दिखता है, ठीक है, बिल्कुल आसान बात है। और डेंजरस सिग्नल्स को हम लोग रेड से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये बहुत कम स्कैटर होता है ना। तो वीपक्योर में जो रेड कलर होता है, स्कैटर लेस, लेस स्कैटर होता है, ये सब जो होते हैं मोर स्कैटर कलर, ये बहुत ज़्यादा स्कैटर कर जाते हैं, ठीक है। और जो हम देखते हैं बच्चों की यहाँ पे जैसे वीप ग्योर आता है, वीप GYOR, तो इसमें अगर इधर से इधर हम लोग जा रहे हैं तो स्कैटरिंग नेचर जो होता है, स्कैटरिंग नेचर जो है लाइट का, वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। आई थिंक क्लियर होगा। तो चीज़ें बहुत आसान है भाई, है ना। अब हम लोग रेनबो के बारे में देख लेते हैं बच्चों। रेनबो तो आप सभी लोगों ने ही देखा होगा भाई, रेनबो तो दिखता ही है जब पानी होता है, ठीक है। रेनबो जो होता है वो पानी होती है तो दिखती है भाई, रेन मतलब पानी होना, बारिश होना, ठीक है। तो रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड TIR इन द ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। जैसे पानी होता है ना, जब बारिश वारिश होती है तब हमको रेनबो दिखता है, क्योंकि उस टाइम पे जो एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, उनमें जब लाइट पड़ती है तो वहाँ पे उनके थ्रू रिफ्रैक्शन भी होता है और वहाँ पे TIR का भी कंडीशन देखा जाता है। जब TIR का कंडीशन होता है तो लाइट्स अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जब बढ़ जाती है, जैसे वाइट लाइट, जैसे सनलाइट जो वाइट लाइट दे रही है वो वाटर ड्रॉपलेट से टकराने के बाद, TIR होने के बाद, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद आसमान में ही हमें एक ऐसा वर्चुअल प्रतीत होता है कि ऐसा कलर्स इस टाइप का, बो टाइप का दिख रहा है, तो उसको रेनबो बोल देते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, समझ सकते हैं आप लोग बिल्कुल ईजी तरीके से। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो, तो ये दो तरीके का है। ऐसे तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बस एक रेनबो दिखा गया होगा कि हाँ ऐसा रेनबो होता है, वो एक्चुअली प्राइमरी रेनबो ही था। सेकेंडरी रेनबो इस तरीके से बनता है, आपको समझना पड़ेगा कि जब ड्रॉपलेट जो हमारे पास होती है, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये इस टाइप का कोई वाटर ड्रॉप है, जिसको हम लोग वाटर ड्रॉप मान सकते हैं, तो इस वाटर ड्रॉप में अगर ध्यान दिया जाए तो अगर मेनली देखा जाए तो ऐसे अगर सेंटर यहाँ पे है तो यहाँ पे दो लेयर्स में बट सकता है ये जो स्फेरिकल पार्ट है, एक ऊपर का स्फेरिकल पार्ट, एक नीचे का स्फेरिकल पार्ट, है ना। तो ऊपर वाला जो स्फेरिकल पार्ट से रिफ्रैक्शन TIR होता है उसको हम लोग जनरली प्राइमरी बोल देते हैं, इसको सेकेंडरी बोल देते हैं, ऐसा बोल दिया जाता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं, बस बोल दिया जाता है ऊपर से जब रिफ्लेक्शन TIR वगैरह सब होती है तो हम इनको ध्यान से देखने वाले हैं, इन चीज़ों को समझने वाले हैं बच्चों कि आखिरकार रेनबो दो तरीके से फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, और हम जो रेनबो देख रहे हैं वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, कैसे दिखाई देता है, कितना एंगल बनता है, हम ज़मीन से होते हैं तो कितना डिग्री हम ऊपर दिखते हैं तब हमें रेनबो दिखाई देता है, ये सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो छोटे छोटे चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जब प्राइमरी रेनबो बनता है तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा वाटर ड्रॉपलेट में और एक बार TIR होगा। इनर मोस्ट आर्क जो होता है वो वायलेट होगा और आउटर मोस्ट रेड होगा। सबटेंड 42 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये ज़्यादा ब्राइट भी होगा। जस्ट इसी के थोड़ा सा सिमिलरली सेकेंडरी रेनबो है जिसमें कि दो बार रिफ्लेक्शन, दो बार TIR होगा। इनर मोस्ट आर्क रेड होगा, आउटर मोस्ट कलर वायलेट होगा। ये 52.5 डिग्री आई को होल्ड करना पड़ेगा ज़मीन से, तब हमें ये रेनबो दिखेगा, मतलब थोड़ा ऊंचाई पे बनता होगा ये, इससे, है ना, इससे थोड़ा ऊंचाई पे बनता होगा। कंपैरेटिवली लेस ब्राइट होता है,
थोड़ा सा ये ब्राइट कम होता है ना। तो ब्राइट कम होता है तो हमें दिखता भी नहीं है कम ब्राइटनेस का होता है ना, इसीलिए। तो हम चलिए बताते हैं आपको कि बेसिकली देखिए, अगर सन यहाँ पे है तो सन से जो लाइट रेज, मान लेते हैं कि इस तरीके से लाइट रेज आ रही है, तो जब लाइट रेज यहाँ पे देखिए इधर पड़ती है, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है, ये हम बताए ना अभी ऐसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट पे, तो वो प्राइमरी हो जाती है। तो इधर लाइट पड़ रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पे पहला रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, फिर ऐसे करेगा, फिर इधर बाहर आएगा। तो वही रिफ्रैक्शन एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, तो दो बार रिफ्रैक्शन, और एक बार यहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया। लाइट रे जब यहाँ पे डेंसर मीडियम में गया, वाटर ड्रॉपलेट का मीडियम डेंसर है एज कम्पेयर टू बाहर एयर है ना, तो अंदर गया और अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गया, तो बोल दिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, तो दो बार रिफ्लेक्शन हो जाता है, एक बार TIR हो जाता है, यही तो बोला जा रहा है, दो बार रिफ्लेक्शन हो जाता है और एक बार TIR हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी चीज़ों में इस तरीके से होता है। और जब लाइट रेड बाहर निकलती है तो हमारी आंखों पे पड़ती है। तो यहाँ से जब स्फीन एक्सिस ऑफ रेनबो अगर हम देखें, मतलब ये अगर हम लोग हॉरिजेंटल से एंगल नापे इसको, तो लगभग वही 41 से 42 डिग्री के आसपास बनता है, और 40 से, एक सेकंड, 40 से 42 डिग्री के आसपास, या फिर 41 से 43 डिग्री के आसपास, इन्हीं के बीच में एंगल बनता है, तब हमें प्राइमरी रेनबो दिख जाता है, ठीक है। ये आपको अगर ध्यान दें तो ये हमको प्राइमरी रेनबो के लिए कंडीशन है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी रेनबो के लिए कंडीशन देखें बच्चों, तो सेकेंडरी रेनबो में जब लाइट रे इधर से आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ पे सेकेंडरी पार्ट में रिफ्रैक्शन पहला हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे TIR मारा, फिर यहाँ पे TIR मारा, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ से बाद में रिफ्रैक्शन किया, और फिर ऐसे करके आके आँखों पे पड़ा, ठीक है। तो ये एंगल लगभग लगभग 51 से 54 डिग्री के आसपास ही बनाता है, इन दोनों के बीच में ही एंगल बनता है, जिसे हम लोग 52.5 डिग्री भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन मार दिया और दो बार TIR मार दिया, यही तो यहाँ पे बोला जा रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन मारेगा और दो बार TIR मारेगा। बिल्कुल ईजी ही तो है भाई। सर ये तो ऊपर ऊपर से आपने चीज़ों को बता दिया, थोड़ा अच्छे से तो बताओ यार। बताते हैं बच्चों, बताते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही डायग्राम में लाया हूँ मैं कि रेनबो लाइट पाथ्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी रेनबो का है और यहाँ पे प्राइमरी रेनबो का है। एक्चुअली में यहाँ पे लाइट रे को हम लोग अगर इंसिडेंट करा रहे हैं तो ये कुछ एंगल पे हो जा रहा है। अगर मैं छोटा सा केस लेके बिल्कुल आसानी तरीके से बताऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए मैं एक डायग्राम खुद से बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल पे है ना, तो थोड़ा सा समझाने में आपको दिक्कत होगी, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। उससे अच्छा मैं खुद ही एक ड्रॉपलेट बना के आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, है ना। और ये जो केस हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्राइमरी रेनबो के लिए है, प्राइमरी रेनबो है बच्चों, ठीक है। ये प्राइमरी रेनबो के लिए हम अगर देख रहे हैं तो एक हम लोग ऐसे करके ड्रॉपलेट बना लिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये ड्रॉपलेट है, और अगर हमारे पास अगर लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे अगर प्राइमरी पार्ट में ही आएगा, ऐसे मान लेते हैं, अगर लाइट रे ऐसे इस तरीके से आई है, ये ध्यान से देखिएगा, ये जब लाइट रे आई है तो भाई यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन होगी भाई, ठीक है, हो गई। और ये भी रिफ्रैक्शन करेगा ना, ये जो वायलेट कलर का होता है ये भी करेगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे इंटरनली रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इंटरनली रिफ्लेक्शन होती है। एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ, ये कलर है ना, ये थोड़ा ज़्यादा ही इस साइड बन गया, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, चीज़ें तो दिख ही रही होगी। और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं, और फिर ये यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे हमारे पास अंदर गई है, ठीक है, वाइट लाइट जो भी है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट हवा में है भाई, इस पे अगर हम लाइट रे इधर से आ रही है, और हम देखिए बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब पानी होता है, जब बारिश होती है, तो जिधर सनलाइट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो इधर से लाइट रेज आ रही है तो सन इधर ही होगा, ठीक है, और हम जो हमारे आँख होगा हम इधर ही देख रहे हैं। आ रहा है आपको समझ में, ये जो सन होगा हमारे पास, ये सन से जो लाइट रेज निकल रही है वो सब ऐसे निकल ही रही होगी, और जो हमें रेनबो दिखेगी वो हमारा आँख जो होगा इस तरीके से, आँख हमारा इधर ही होगा, ठीक है। ये आँख इतना ख़राब आँख किसका है भाई, आँख भी इतना ख़राब बनाता हूँ मैं,
देखिए ये आपका आई है बच्चों, है ना। तो जो आप रेनबो देखेंगे ना वो सनलाइट के अपोजिट, मतलब सन जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमको रेनबो दिखता है। तो आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पे कि आप इधर देख रहे हैं तो ये जो लाइट रे जो है ना, ये जो यहाँ पे आई है ये आपके आंखों पे पड़ रही है, उसके कारण आपको वर्चुअली यहाँ पे ऐसा करके रेनबो आपको दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके का ऐसे करके, इसी तरीके का रेनबो होता है ना बच्चों, इसी तरीके का होता है। बात ये है ध्यान देने वाली कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसा बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, जिस तरीके से ये इंसिडेंट रे आ रहा था इस तरीके से यहाँ पे हॉरिजेंटल ऐसे करके डॉटेड से, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे किसका एंगल सबसे ज़्यादा हॉरिजेंटल से बन रहा है भाई। ये हॉरिजन से ऐसे कहीं पे भी बना सकते थे, थोड़ा एक्सटेंड करके हम ऊपर बना दिए, ठीक है। ये एंगल बड़ा है या फिर ये एंगल बड़ा है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कि ये जो रेड कलर का जो एंगल बना रहा है ये काफ़ी बड़ा है और ये छोटा एंगल बना रहा है क्योंकि ये पास में है ना बच्चों। तो ये एंगल लगभग होता है 42 डिग्री के आसपास, यहाँ पे इस कलर से दिखा देता हूँ। और ये जो एंगल बनता है लगभग 40 डिग्री के आसपास बनता है बच्चों, ठीक है। तो अगर ये एंगल ज़्यादा बन रहा है तो हमको ये आँख से जो नज़र आएगा तो थोड़ा ऊंचाई पे हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एंगल 42 डिग्री है। तो ये हॉरिजेंटल, हमारा आँख तो हॉरिजेंटल पे ही है। ये आँख को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ भाई, है ना। आँख को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपका आँख ऐसे है, ठीक है, आपका आँख ऐसे है तो 42 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री दोनों में ज़्यादा कौन है, 42 डिग्री है तो आपको 42 डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा ना। तो जो रेड कलर का जो हमें दिखेगा ऊपर यहाँ पे रेनबो इस टाइप का अगर ऊपर मिला दे इस तरीके से ऐसे जाके, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐसा करके रेड होगा वो ऊपर बनेगा और यहाँ पे नीचे वायलेट बनेगा, है ना। नीचे वॉयलेट बनेगा तो वही बोला जाता है कि रेड कलर यहाँ पे मैक्सिमम आर्क कवर करता है और वॉयलेट कलर मिनिमम आर्क कवर करता है। तो यहाँ पे प्राइमरी रेनबो में भी देख सकते हैं कि रेड ऊपर की तरफ ही दिख रहा है ना। ये रेड ऊपर की तरफ ही दिख रहा है और यहाँ पे वॉयलेट जो है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि भाई रेड कलर ऊपर दिखता है, ये मैक्सिमम एंगल बनाता है 42 डिग्री के आसपास और 40 डिग्री बनाता है ये वायलेट। और यही यहाँ पे प्राइमरी रेनबो में भी बोला जा रहा था, आपने ध्यान दिया हो तो। इनर मोस्ट आर्क जो होता है वायलेट होता है और आउटर मोस्ट आर्क जो होता है रेड होता है। तो आउटर मोस्ट आर्क यहाँ पे रेड ही तो बनाया हूँ मैंने। 42 डिग्री है तो ज़्यादा आउटर मोस्ट हो गया ना, ज़्यादा ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ऊपर देखेंगे तो थोड़ा रेड और नीचे देखेंगे थोड़ा वायलेट। इसी तरीके से हम लोग सेकेंडरी रेनबो भी समझ सकते हैं। ये देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो एक रेनबो ये तो आपको दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो आपको एक ये भी रेनबो दिख रहा होगा। ये दिख रहा है एकदम बिल्कुल फेंट कलर का, थोड़ा कम ब्राइटनेस का होगा, देखिए, है ना, ऊपर है। तो ये भी बनता है, ये भी कभी कभी बनता है। जब बनता है तो बहुत कम ही ब्राइटनेस का होता है और दिखता भी बहुत कम है, तो लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। कहीं कहीं पे ध्यान से देखने पे नज़र आएगा आपको। अगर कहीं पे रेनबो बन रहा होगा तो उसके थोड़ा सा ऊपर देखिएगा तो बिल्कुल एकदम मिनिमम ब्राइटनेस का फेंट में आपको दिखेगा सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में हो कुछ नहीं रहा है, 2 बार TIR, 2 बार हम लोग को TIR मरवा देना है और क्या करना है, 2 बार रिफ्रैक्शन करवा देना है। तो सेकेंडरी रेनबो अगर हमने बना दिया है इस तरीके से बच्चों, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हम अगर लाइट रे को सेकेंडरी पार्ट से हमें ले जाना है ना, मान लेते हैं आपने लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट कराया, मान लेते हैं कि लाइट रे को आपने यहाँ पे इंसिडेंट कराया और ये लाइट रे ऐसे करके फिर से ये मारेगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे मार लिया रिफ्रैक्शन। और रेड कलर भी थोड़ा सा कम डेविएट होता है लेकिन होता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से होगा भाई डेविएशन, अब ये फिर भी ये भी थोड़ा सा डेविएट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से देखिए यहाँ पे भी लाइट रे ऐसे रिफ्रैक्ट होकर और यहाँ पे निकल सकता है, लेकिन जब यहाँ से लाइट रे निकलेगा तो हमारा आँख तो नीचे है ना भाई, हम तो ग्राउंड पे है ना, हम तो ग्राउंड पे है ना बच्चों। तो हमें तो यहाँ पे लाइट रे यहाँ पे आना चाहिए ना। ये लाइट रे ऐसे करके रिफ्रैक्ट होकर इधर निकल जाएगी तो हमें रेनबो दिखेगा ही नहीं। रेनबो दिखने के लिए हमारा आँख ग्राउंड पे है, हम ग्राउंड फ्रेम पे ग्राउंड में है, नीचे हैं, तो हमको ये लाइट रे को नीचे की तरफ लाना होगा तब तो हम देख पाएंगे। तो इसीलिए ये लाइट रे फिर से रिफ्रैक्ट मारती है, एक बार और रिफ्रैक्शन मार देती है बच्चों। ये देखिए एक बार और रिफ्रैक्शन मारेगी ये। एक सेकेंड, मैंने क्या कर दिया,
एक बार और रिफ्रैक्शन मार लिया, ये भी एक बार और रिफ्रैक्शन मार लेगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन मारने के बाद ये फिर से और एक बार दिखेगा हमें। अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। जब ये लाइट रे बाहर निकलेगा तो जब हम देखें तो ये इसका सेंटर है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। तो नॉर्मल से थोड़ा सा हमें दूर भगाना पड़ेगा, तो लगभग इस तरीके से, और ये लगभग इसको इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही एंगल पे हमें दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा सा अच्छा ही बना देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा बनाना चाहिए हमें। ये अब ठीक है। अब हमारे को पता है हमारा आई यहाँ पे है, तो हम यहाँ से अगर देख रहे हैं, ग्राउंड से हम लोग देख रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम एक बारी फिर से एक लाइन ऐसा करके ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमको पता चल पाए वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरीके से रहता है, तो पता चल पाए कि एंगल बन कितना रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका एंगल फिर से ज़्यादा बन रहा है और ये रेड का फिर से कम बन रहा है। ये कम एंगल लगभग कितना होता है, लगभग यहाँ पे दे रखा था, कितना दे रखा था हम लोग ध्यान से देखे नहीं थे, 52.5 दे रखा है। तो लगभग 50 ये लगभग 51 डिग्री के आसपास बनता है, और ये जो बनता है लगभग 53 डिग्री के आसपास बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। ये एंगल ऐसे ही भी हमें ज़्यादा ही दिख रहा है भाई, दिख भी रहा है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ज़्यादा एंगल पर दिख रहा है, तो हमें थोड़ा सा ऊपर करके आंख दिखना पड़ेगा वायलेट कलर को, और 51 डिग्री पे कम है तो हमें थोड़ा नीचे दिख जाएगा। तो मतलब ये जब बनेगा, ये कलर का लाइट जो ऊपर आसमान में ऐसा करके हमें दिखेगा, आप देख सकते हैं। अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा रेड कलर का यहाँ पे, और ये वायलेट कलर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेकेंडरी रेनबो में कि ऊपर की तरफ देखा जाए, ऊपर की तरफ देखा जाए तो वायलेट कलर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। और नीचे की तरफ में देखा जाए तो यहाँ पे हमको रेड कलर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है रेड में, इसीलिए कम है, देखें रेड का एंगल कम बन रहा है और इसका एंगल ज़्यादा बन रहा है ग्राउंड से। इसीलिए हमें ग्राउंड से थोड़ा ऊपर देखेंगे तब हमें जाकर वायलेट दिखेगा, और ये थोड़ा नीचे देखेंगे तो दिख जाएगा। इसी कारण से ऊपर यहाँ पे दिखेगा हमें वायलेट और नीचे रेड दिखेगा। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पे ऊपर दिखेगा आउटर मोस्ट वायलेट और इनर मोस्ट रेड। सब कुछ क्लियर हो गया, एंगल भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। सर इसी एंगल पे मिलेगा क्या, इसी एंगल पे मिलेगा क्या? बात यह है बच्चों कि एंगल देखिए, ड्रॉपलेट्स एयर में बहुत सारे हैं, रिफ्रैक्शन TIR भी कहीं कहीं पे हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस ड्रॉपलेट में ये TIR का कंडीशन बन रहा होगा उसी में हमको रेनबो दिखाएगा वही हमको रेनबो दिखा पाएगा, क्योंकि लाइट को अंदर से रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि ये टोटल लाइट रिफ्लेक्शन है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम ऐसे बोलने के लिए तो बोल दे रहे हैं कि भाई TIR का कंडीशन है, ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का हो रहा है, लेकिन हो भी नहीं रहा है TIR। कुछ लाइट रेस बाहर भी निकल जाती है ना, पूरी तरीक़ा से नहीं हो रहा है। TIR का कंडीशन में होता क्या है, TIR होता है तो हम लोग क्या लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनना चाहिए। एंगल जो बनेगा यहाँ पे, जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, है ना। और क्रिटिकल एंगल साइन थीटा से आपको पता ही होगा 1/μ आ जाएगा, है ना। तो जो ये एंगल बन रहा है वो θc से ज़्यादा होना चाहिए, और जबकि ये θc से ज़्यादा नहीं होता है। ये जो एंगल आप लोग मेज़र करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटर हो गया, तो ये एंगल देख लीजिएंगे यहाँ पे। तो ऐसा सोल्व करने के बाद आता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से मिला देंगे ना, तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है, अगर हम लोग उल्टा भी करके देख लें, जैसे यहाँ से अगर लाइट लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो फॉलो ही होता है, तो अगर इधर से एंगल, इधर से अगर मान के चलें, जैसे ये डेंसर मीडियम है, बाहर एयर है तो रेयर मीडियम है, तो अंदर से अगर लाइट रे को मान के चले कि अगर ऐसा करके बाहर निकल रहा होगा, तो अगर ये बाहर निकल रहा है तो TIR तो नहीं हो रहा होगा इस केस में, तो इस एंगल पे TIR नहीं हो रहा होगा। और ये एंगल सेम ही होता है, क्योंकि अगर आप ये स्फीयर ले रहे हैं और ये रेडियस बराबर होता है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो अगर ये एंगल पे TIR नहीं हो रहा है, अगर लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये अंदर रिफ्लेक्शन नहीं मार रहा है, तो फिर सेम ही एंगल है, क्योंकि ये एंगल बराबर है, सेम ही एंगल पे ये कैसे TIR मार सकता है? तो दिक्कत है ना। तो टोटल नहीं होता है, हम बोलने के लिए TIR बोल रहे हैं, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कुछ लाइट रेज अंदर रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, ऐसा समझ के चलना है।
क्योंकि ये एंगल सेम होती है ना भाई, तो जिस ये एंगल, ये भी वो एंगल, दोनों एंगल फॉलो करना चाहिए ना सेम कंडीशन, वो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा होगा यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा होगा, कुछ लाइट अंदर जा रही होगी, लेकिन ज़्यादा अमाउंट बाहर आ जाते तो हमें दिख जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों। किन्हीं किन्हीं बच्चों को थोड़ा सा दिमाग में और डाउट आ सकता है अगर सोच रहे हों उस तरीके से, तो कि सर अगर ये रेड कलर का बाहर दिख रहा है तो इसका डेविएशन 42 डिग्री है भाई, ये तो ज़्यादा है, और ये वायलेट कम डेविएट कर रहा है, ये 40 डिग्री। हमने तो पढ़ा है कि डेविएशन वायलेट का ज़्यादा होता है रेड के कंपेरिजन में, यहाँ पे तो रेड का डेविएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये तो गलत बात है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो 53 डिग्री डेविएशन ज़्यादा है और इसका डेविएशन कम है रेड का, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ये दोनों केस में आप गलत सोच रहे हो, अगर मैं जैसा बोला वैसा अगर आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि डेविएशन के लिए हमको दो चीज़ें देखना होता है कि इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे, उनके बीच का एंगल देखा जाता है। तो ये ऐसे है, तो इस तरीके से हम लोग नीचे भी अगर बना सकते हैं तो इस तरीके से बना देंगे। और लाइट रे इस तरीके से बाहर निकल रही है, लाइट रे इस तरीके से बाहर निकल रही है, तो ये और ये के बीच में एंगल एक्चुअली में ये है ना, समझ रहे हैं आप? अगर ये कोई रे हम लोग इस तरीके से लाइन बना दिए और ये रे इधर जा रही है, तो एंगल एक्चुअली में ये हुआ ना, ये थोड़ी हुआ भाई, ये 42 नहीं हुआ, ये 180 डिग्री माइनस 42 हुआ। इसके बीच का एंगल डेविएशन देखेंगे तो ये हुआ 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री हुआ, तो ये लगभग आ जाएगा 140 डिग्री और ये आ जाएगा लगभग आपके पास 138 डिग्री, ठीक है। तो अब डेविएशन का आप नाप सकते हैं, तो डेविएशन अब ज़्यादा ये है, ये कम है, ठीक है। तो 140 डिग्री ज़्यादा डेविएशन है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये वायलेट जो है 140 डिग्री डेविएशन दे रहा था और ये 138 दे रहा था। तो अभी भी देख सकते हैं वायलेट में डेविएशन ज़्यादा ही है रेड के कंपेरिजन में। आपको इस एंगल से थोड़ी देखना है भाई, डेविएशन ऐसे थोड़ी देखते हैं, ठीक है। और आप सेकेंडरी रेनबो में भी देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया है ना, ये सेकेंडरी ही है। सेकेंडरी रेनबो में भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों में डेविएशन आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही चीज़ समझना होगा कि किसका एंगल कितना ज़्यादा बन रहा था। यहाँ पे एक्चुअली में इस तरीके से था ना, तो हम ऐसा करके बताने में थोड़ा दिक्कत होता, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो रहा है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दोनों चीज़ें हमें शो होती है, बट हमें ये बहुत कम ब्राइटनेस का होता है, ठीक है। और ये कम ब्राइटनेस का होता क्यों है बच्चों सेकेंडरी रेनबो? क्योंकि जब लाइट का बार बार इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें लाइट रे जो होती है ना, उसका इंटेंसिटी घट जाता है भाई, है ना, वो ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं रहता है, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी के फॉर्म में ही होता है, तो एनर्जी उसका लॉस हो जाता है बार बार रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो इसलिए उसका ब्राइटनेस भी कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। स्पेक्ट्रम की बात किया जाए तो स्पेक्ट्रम बिल्कुल इजी सी पार्ट है भाई। इसमें बोला जाता है कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दो ही चीज़ हम देख लेते हैं, और भी होते हैं बट उतना जानने की जरूरत नहीं है। When light ray emitted by self-luminous object is dispersed by the prism to get the spectrum is called emission spectrum। बिल्कुल ठीक बात है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब वाइट लाइट पास करता है सेमी ट्रांसपेरेंट सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम हो, स्पेक्ट्रम कंटेन्स डार्क लाइंस बैंड्स, सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सब्सटेंस थ्रू विच द लाइट पास, ठीक है, जिस सब्सटेंस के थ्रू लाइट पास करता है उसमें हमको ये चीज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को लिए मिलता है। ये दोनों इस तरीके से होते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमें अभी बोला ना डार्क लाइंस मिलते हैं, डार्क लाइंस बैंड्स मिलते हैं, तो वही डार्क लाइन ये है, ये है, ये है ना, ये सब डार्क लाइंस मिलते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे डार्क ही रहता है, पूरा रेंज ही डार्क रहता है, उसमें जो छोटे छोटे लाइंस होते हैं वो ब्राइट होते हैं, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब छोटी छोटी चीज़ें थी। अब हम लोग सवाल को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको खुद से करना है बच्चों, क्वेश्चन तो खुद से ही करना है भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, देख लीजिए आप। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल प्रिज्म ट्रेवलिंग आफ्टर द पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, द मैक्सिमम बेस एंगल एट विच द लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड इन फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज। बोला जा रहा है कि अगर हम एक प्रिज्म ले लेते हैं, राइट एंगल प्रिज्म है हमारे पास,
अगर हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म है बच्चों, और बोला जा रहा है कि इंसिडेंट जो लाइट है वो हाइपोटेनस पे है आफ्टर ट्रेवलिंग पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म। थोड़ा अंग्रेजी समझना पड़ेगा भाई। आफ्टर ट्रेवलिंग बेस इनसाइड द प्रिज्म, ठीक है, मतलब बेस के पैरेलली इनिशियली ट्रेवल किया, उसके बाद हाइपोटेनस पे गया है। कुछ बच्चे डायरेक्ट ऐसे बना देंगे कि इंसिडेंट लाइट ऑन द, ऐसे नहीं बनाना है भाई, समझना पड़ेगा आपको। समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आई तो यहाँ पे तो ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीरो ही दिख रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई लाइट रे, ठीक है। तो अब लाइट रे जब यहाँ पे आ गई, आफ्टर ट्रेवलिंग पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारे को दे रखा है। ये अगर एंगल ऑफ इसका प्रिज्म होगा मान लेते हैं, तो यहाँ पे टी आई आर का कंडीशन बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे टी आई आर का कंडीशन बनाना है बच्चों, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो ये जिस एंगल पे आया होगा, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे ये R1 मान लेता हूँ और ये अगर R2 मान लेता हूँ, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू जो होता है वो A के बराबर होता है। प्रिज्म में हमने पढ़ रखा है R1 का वैल्यू अगर 0 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 था, तो R2 का वैल्यू ही A के बराबर हो जाएगा। और अगर TIR मार रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपको एक चीज़ और पता होगा, उस कंडीशन में एक कंडीशन तो ज़रूरी है भाई, ग्रेजिंग इमरजेंस का, जिसमें हम लोग लेते हैं कि साइन सी का जो वैल्यू होगा वो म्यू आर बाई म्यू डी, मतलब बाहर तो एयर ही है, तो म्यू रेयर तो 1 हो जाएगा, अपॉन म्यू डेंसर म्यू हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन सी का जो वैल्यू होगा यही तो R2 है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू तो यही होगा ना, साइन सी का वैल्यू, ठीक है। तो हमको बेस एंगल पूछ रहा है, मैक्सिमम बेस एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। अगर इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री होता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा, ठीक है। और ये का वैल्यू R2 के बराबर है, और टी आर का कंडीशन भी करना है, तो ऑब्वियसली R2 का वैल्यू फिर C के बराबर होना ही चाहिए भाई। तो अगर हम देखें ध्यान से देखें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर 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 ध्यान दिया जाए, तो ये कंडीशन हमें लाना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा, मतलब कॉस ले लेते हैं। कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ये हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा हो जाता है, तो साइन ए हो जाएगा। R2 C के बराबर, R2 A के बराबर, मतलब A C के बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे साइन C आ जाएगा। साइन C का वैल्यू 1/μ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू 1/μ आ गया, तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/μ। तो आंसर तो ये होना चाहिए भाई, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप बच्चों, उम्मीद है आपने किया होगा, है ना। अगला सवाल हम देख लेते हैं। फिंट ग्लास प्रिज्म ज्वाइंट विद द क्राउन ग्लास, अभी मैंने बताया था, प्रोड्यूसर द डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। देखिए बात कंफर्म हो गया हमारे पास, विदाउट डेविएशन हो रहा है, मतलब डेविएशन नेट तो 0 ही होगा भाई, ये चीज़ समझ लेना। विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 प्रिज्म का दे रखा है हमें, एक प्रिज्म ऐसे रखा गया होगा, क्योंकि दोनों प्रिज्म आपको पता है कि स्मॉल एंगल के ही होते हैं। ये अगर A रहता है तो ये A डैश रहता है, ठीक है। तो आप नेट डेविएशन को 0 कर सकते हैं, तो डेल प्लस डेल डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से डेल का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डेविएशन का वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू A कर सकता हूँ, इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ म्यू डैश माइनस 1 टाइम्स ऑफ A डैश कर सकता हूँ। अब आपको पता चल गया है कि पहला जो रखा हुआ है फिंट ग्लास जो रखा हुआ है उसका एंगल आपको 10 डिग्री दे दिया है, और म्यू -1 कर देंगे तो 1.5 में से घटाना होगा ना, 1.602 में से, ठीक है 1.602 -1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1.5 -1 इंटू A डैश। आपको A डैश ही निकालना है, सिंपली A डैश का वैल्यू आ जाएगा भाई, जल्दी से कर लो बच्चों आप लोग, 0.602 डिवाइडेड बाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.5 आ जाएगा,
कितना आ रहा है आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ये अगर हम ऊपर ले जाएं तो एक ज़ीरो हो जाएगा, 5 × 10 20 आ जाएगा। अगर हम इसको गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 0 12 आ जाएगा, एक और ज़ीरो आ जाएगा, तो 3 ज़ीरो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास जनरली दिख रहा होगा 12.04 डिग्री, ठीक है, 12.04 डिग्री के आसपास आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो अब डिग्री को हम लोग रेडियन में बदल सकते हैं, तो 12 डिग्री लिख देंगे और इसको रेडियन में बदल सकते हैं। मतलब ये अगर 12 डिग्री है और 0.04 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा, सॉरी डिग्री को मिनट में बदल रहे हैं, मिनट में कैसे बदले बच्चों, देखिए 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो 0.04 डिग्री में कितना हो जाएगा, 60 × 4 डिवाइडेड बाई 100, 6 के 24, 2.4 हो जाएगा, 2.4 मिनट, तो 12 डिग्री 2.4 मिनट आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं बच्चों, है आसान ही सवाल, ये तो काफ़ी इजी सवाल है, आपको ये खुद से ही करना चाहिए। प्रिज्म जिसमें अपेक्स एंगल 4 डिग्री दे रखा है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, सोन इन द फिगर व्हाट शुड बी द टोटल एंगल द रे डेविएटेड आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएशन हो रहा है, डेविएशन देखने के लिए पहला आपको इंसिडेंट रे देखना होगा, इंसिडेंट रे ऐसे करके देख लेते हैं, और ये हम लोग देख लेते हैं फाइनल इमर्जेंट रे क्या है, फाइनल इमर्जेंट रे ये है, ठीक है। इंसिडेंट रे बिल्कुल पैरेलल जा रहा है ना बेस का, तो बिल्कुल पैरेलली हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब बेसिकली ये है गया और ये हो गया, इनके बीच का हमको ये एंगल देखना होगा बड़ा सा, ठीक है, यही देखना होगा मोटा मोटी तौर पे। तो ये एंगल होगा कितना, ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये अगर देखा जाए तो 180 डिग्री का होता है पूरा, उसमें से 2 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 178 डिग्री। तो यही हो जाएगा डेविएशन नेट, बिल्कुल ज्योमेट्री से खेलना था, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं है, तो 178 डिग्री हो जाएगा आंसर। ईजी था, काफ़ी आसान सवाल था। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है, इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म, जिसका एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, इट पासेस थ्रू द प्रिज्म इंसिडेंट ऑन द अदर फेस एट क्रिटिकल एंगल, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म दे रखा है, बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको अगर दे दिया है बच्चों 75 डिग्री का है, अगर कोई लाइट रे आई यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल पे अदर फेस पे पड़ा है, क्रिटिकल एंगल पे अगर अदर फेस पे पड़ा है, तो अगर हम ये नॉर्मल निकालते हैं, अगर हम ये नॉर्मल लिख देते हैं और यहाँ पे ये अगर नॉर्मल ले लेते हैं बच्चों, तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, दोनों का सम ही 75 डिग्री होता है, ठीक है। और ये एंगल क्रिटिकल एंगल पे है, तो ये सी ले लेते हैं, तो साइन सी का जो वैल्यू होता है म्यू आर बाई म्यू डी 1/म्यू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो साइन सी का वैल्यू 1/म्यू है, तो साइन सी का वैल्यू आपके पास दिख जाएगा बच्चों बिल्कुल ईजी तरीके से, 1/√2 है, तो सी का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। ये 45 डिग्री का है बच्चों, ये एंगल R1 मान लेता हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, 1 × साइन आई, स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ यहाँ पे, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं ना, साइन आई इक्वल टू, देखिए 75 माइनस अगर 45 डिग्री कर दें तो हमारे पास एंगल R1 आ जाएगा, जो कि 30 डिग्री आ जाएगा लगभग, हमको पता है। तो म्यू का वैल्यू कितना है, √2 है, इंटू साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो 1/√2 आ जाएगा, साइन आई का वैल्यू 1/√2, मतलब आई का वैल्यू 45 डिग्री ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री होगा, ये कंफर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। एक और सवाल काफ़ी इजी सा बोला जा रहा है इसमें, एंगल ऑफ द क्राउन ग्लास, फिर से क्राउन ग्लास का दे रखा है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल भी दे दिया, व्हाट शुड बी द फ्लिंट ग्लास जिसका म्यू इतना है, अच्छा उसका एंगल पूछ रहा है, सो डैट द टू प्रिज्म टुगेदर मे बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप में बोला जाता है
टू व्यू द क्लियर स्पेक्ट्रम। जो प्रिज्म से रिफ्लेक्शन के बाद स्पेक्ट्रम मिलता है बच्चों, उसको अगर क्लियरली देखना है तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं देखने के लिए, जिसका काम होता है डेविएशन लेस डिस्पर्जन देना। जिसका काम क्या होता है बच्चों? डेविएशन लेस डिस्पर्जन देना। ठीक है, तो डेविएशन लेस तो वही काम करना है, फिर से डेल नेट का वैल्यू 0 कर देना है। फिर से वही बात हो जाएगी कि डेल जो वैल्यू हो जाएगा वो नेगेटिव ऑफ डेल डैश के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग पहला ही क्राउन ग्लास मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू जो 1.52 है -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म 5 है, म्यू जो कि 1.63 है -1 इंटू हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म को ले लेते हैं ए डैश। तो आप यहाँ पे घटा देंगे तो 0.52 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इंटू 5 है डिवाइडेड बाई 0.63 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग ए डैश का वैल्यू बता सकते हैं। कितना आ जाएगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों, है ना। तो कर लीजिए, 0 आ जाएगा, 25 25 26 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 63 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आप बता सकते हैं हमें कितने बार में कट रहा है, जल्दी बता दीजिए बच्चों। 36 18 6 के 24, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। आप कमेंट करके प्लीज़ हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था, सवाल थोड़े से थे और प्रिज्म में इतना ही केस था बच्चों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा, इतना ही आपको समझना है। बाकी चीज़ें हम और आगे देखेंगे, है ना। बाकी आपको यहाँ तक आने के लिए आई विल से यू थैंक यू बच्चों। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब लेक्चर्स लगातार आएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।